डेट है आज 4 फरवरी 2021। आज के करंट अफेयर देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे रोज़ की तरह। इस क्लास में हम यूपीएससी के एग्ज़ाम और स्टेट पीसीएससी के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर कवर करते हैं। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ होती है, पीआईबी की न्यूज़ होती है, उनको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर। फर्स्ट टॉपिक है, अभी इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर हुआ है 8th एडिशन। तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है उसे देखेंगे। सेकंड है इथाइलिन ग्लाइकोल, ये केमिकल कंपाउंड है जो न्यूज़ में है, इसे देखेंगे। ये मतुआ कम्युनिटी अभी न्यूज़ में है तो इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, ये क्या है इसे देखेंगे। पटचित्रा, ये क्या है, ये न्यूज़ में है अभी, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और बजट में 2021 से 22 का जो बजट अभी प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट के लिए क्या पॉलिसी प्रेजेंट की है बजट में, तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है इसे भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है जी, 8th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर इनॉग्रेटेड। अभी ये इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर होता है इंडिया में, इसका 8th एडिशन हुआ है, 8वां फेयर हुआ है, मेला हुआ है, फेयर का मतलब मेला। ये यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, उसने इनॉग्रेट किया है, अभी आयोजित किया है इसको, 8th एडिशन को, इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर। इसके फीचर्स देखते हैं। ये इंडिया का बिगेस्ट सिल्क फेयर है, सबसे बड़ा सिल्क फेयर। सिल्क का मतलब रेशम होता है जी, जिससे कपड़ा बनता है, रेशम, उसका फेयर हुआ है। इसमें होता क्या है, कपड़े का एग्जीबिशन होता है सिल्क के, तो वो खरीदना उसे, ताकि प्रमोट किया जा सके सिल्क इंडस्ट्रीज़ को। जो सिल्क से रिलेटेड कंपनीज वगैरह जो बनाती है हैंडमेड प्रोडक्ट है या कंपनी द्वारा, उसको प्रमोशन किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। तो इसमें यही होता है प्रोडक्ट का एग्जीबिशन। इसे ऑर्गेनाइज किसने किया है, ऑर्गेनाइज किया है इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, नॉन प्रॉफिट कंपनी, और कंपनी एक्ट है जो हमारा, उसमें रजिस्टर है ये कंपनी एक्ट, उसमें रजिस्टर है, याद रखना। नॉन प्रॉफिट कंपनी मतलब गैर लाभकारी कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आती है। ये इसने ही इसे ऑर्गेनाइज किया है और इसे स्पॉन्सर्ड किया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने। ये विभाग जो कॉमर्स का है, वाणिज्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यह आता है जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं सिल्क के बारे में। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का वर्ल्ड में, मतलब दूसरे नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में इंडिया जितना प्रोड्यूस करता है सिल्क। और इंडिया, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और सिल्क से एक बार CAPF में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, आप देख सकते हो 2015-16 के प्री के क्वेश्चन में देख सकते हो। जो ये सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है ना, असिस्टेंट कमांडेंट का, उसके प्री में भी यूपीएससी पूछ चुका है, तो यूपीएससी में भी पूछ सकता है जो CSC का एग्ज़ाम होता है आपका। तो इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट प्रोड्यूसेस ऑल फोर मेजर वेराइटीज़ ऑफ सिल्क। इंडिया वर्ल्ड में केवल इकलौती ऐसी कंट्री है जो सिल्क की चारों वेराइटीज़ प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है। मतलब सिल्क की 4 वेराइटी होती है, मेजर वेराइटी 4। कौन कौन सी, मलवेरी, एरी, टसर और मूगा, ये चारों वेराइटी इंडिया में होती हैं। और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो चारों मेजर वेराइटी जिस देश में होती हों। अब ये मलबरी कहाँ पे होती है, मलबरी सिल्क मेनली कर्नाटक में होती है। और बाकी की जो नॉन मलबरी है, मतलब और हैं, जैसे टसर, मूगा, एरी, वो कहाँ पे होती हैं, टेम्परेट। टसर के 2 वैरायटी होती है, एक तो टेम्परेट और एक ट्रॉपिकल टसर। मतलब जैसे आपकी ये अर्थ है, ये टेम्परेट जोन है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में, ये टेम्परेट जोन बोला, मतलब ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। और इसके अराउंड 35 सब ट्रॉपिकल जोन होता है 35 डिग्री नॉर्थ तक, दोनों साइड 23.5 से लेके 35 डिग्री तक सब ट्रॉपिकल बोला जाता है उसे। और 35 डिग्री से लेके 66 डिग्री तक बोला जाता है टेम्परेट, और उसके बाद पोलर जोन बोला जाता है, दोनों साइड होता है ये। तो जो ट्रॉपिकल एरियाज में होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ की, इस एरिया के बीच में होती है, 0 डिग्री को हम इक्वेटर बोलते हैं। तो ये एरिया जो बीच वाला, इस एरिया में जो होती है उसे ट्रॉपिकल टसर बोलते हैं। ये सिल्क कहाँ पे होती है, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आंध्रा। और ट्रॉपिकल टसर कहाँ पे होती है, ये टेम्परेट टसर की बात हो रही थी। और ट्रॉपिकल टसर कहाँ पे होती है, ये हिमालयन बेल्ट में होती है। ये आपका, सॉरी ये उल्टा लिखा हुआ है, ये टेम्परेट है जी, मिसप्रिंटिंग हो गया है, इसे सही कर लेना करेक्ट। ये ट्रॉपिकल है और यहाँ पे टेम्परेट है, ये टेम्परेट है, ये टेम्परेट कर लेना। यहाँ पे टेम्परेट टसर कहाँ पे होती है, हिमालयन बेल्ट में होती है, क्योंकि टेम्परेट हो जाएगा ना ये जोन यहाँ से, क्योंकि हमारा इंडिया है जो
इंडिया है 23.5 डिग्री, यहाँ से लाइन क्रॉस होती है ना गुजरात से, तो इसके ऊपर वाला टेम्परेट सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। फिर जो हिमालय आ जाए वो थोड़ा टेम्परेट जोन में आता है, क्योंकि हाइट की वजह से, वहाँ पे हाइट की वजह से आता है, क्योंकि हाइट पे भी अगर जैसे ये एल्टीट्यूड है, अगर कोई माउंटेन ऊंची है बहुत ज़्यादा तो 2000 मीटर से ऊपर, मतलब 2 किलोमीटर ऊपर से ऊपर क्या है, टेम्परेट जोन स्टार्ट हो जाता है। जो मान लो जो कंडीशन यहाँ पे रहती है ना टेम्परेट जोन में, ये अर्थ है 0 डिग्री, ये 35 से 66, जो टेम्परेचर यहाँ पे रहता है ना वही टेम्परेचर यहाँ पे होता है। सारी कंडीशन ये 2 किलोमीटर ऊपर हाइट से वही सारी सेम कंडीशन होती है, इसलिए टेम्परेट जोन बोला जाता है। तो हिमालयन बेल्ट में ये होता है टेम्परेट टसर सिल्क, मणिपुर में, असम में, मेघालय में। और मूगा सिल्क कहाँ पे होता है, असम में। और एरी सिल्क भी असम और उड़ीसा बिहार में होता है। अब इंडिया में 11 ऐसी वैरायटी हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, सिल्क की जीआई टैग। जीआई टैग तो आप जानते हो ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये किसको मिलता है, जब भी कोई क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी हो जो कहीं पे नहीं मिलती, बेस्ट क्वालिटी हो किसी प्रोडक्ट की, उसे दिया जाता है। चाहे हैंडमेड प्रोडक्ट हो, हैंडमेड, चाहे इंडस्ट्री बनाती हो, या फिर नेचुरल प्रोडक्ट हो, कोई क्रॉप वगैरह होती है उसको दिया जाता है। ये इंडिया में क्या है, एक एक्ट बनाया गया था 1999 में, 1999 में, जिसके थ्रू जीआई टैग देते हैं। जीआई टैग 10 साल के लिए देते हैं। 10 साल के लिए मान लो मिल गया, जैसे मान लो किसी साड़ी को मिल गया, तो वो क्या है 10 साल के लिए उस नाम से कोई और नहीं बेच सकता, लेकिन इसे 10 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। और जब अपनी कंट्री में मिल जाता ना जीआई टैग, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जीआई टैग तभी मिलता है जब अपनी कंट्री में मिला हो। तो अभी ये न्यूज़ में भी था, पाकिस्तान ने बासमती राइस के लिए अर्जी लगाई थी यूरोप में, या मैंने अपने करंट अफेयर में कवर किया था, पहले पढ़ा भी चुका हूँ। तो इंडिया में 11 जोग्राफिकल इंडिकेशन वेराइटी हैं सिल्क की जिन्हें मिल चुका है। जैसे पोचमपल्ली इकट, इसको मिल चुका है। चंद्रपौल सिल्क को मिल चुका है, मैसूर सिल्क को, कांचीपुरम, मूगा, सलेम सिल्क, अरनी, चंपा सिल्क, बागलपुर, बनारस बार, ये ब्रोकेड और साड़ीज़, इनको बनारसी साड़ी वगैरह को सिल्क मिल के लिए इन्हें जीआई टैग मिल चुका है। तो इसमें ये था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट है जी इथाइलिन ग्लाइकोल। ये केमिकल कंपाउंड है जो एंटीफ्रीज में यूज होता है। ये एंटीफ्रीज क्या है और ये कंपाउंड क्या है, पूरी डिटेल जानेंगे। अब ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए जी क्योंकि 11 यूएस सोल्जर्स रिसेंटली फेल सिक आफ्टर एक्सीडेंटली ड्रिंकिंग इथाइलिन ग्लाइकोल, ए केमिकल कंपाउंड इन एंटीफ्रीज। ये जी 11 यूएस के सोल्जर हैं, अमेरिका के सोल्जर, उन्होंने क्या है एक्सीडेंटली, मतलब दुर्घटनापूर्ण ड्रिंक, उन्हें प्यास लगी हुई थी, उन्हें पानी की समझ के ये इथाइलिन एल ग्लाइकोल को पी लिया, जो ये कंपाउंड एंटीफ्रीज में पाया जाता है। एंटीफ्रीज क्या होता है, एंटीफ्रीज होता है जी, यहाँ समझो आप इसे, एंटीफ्रीज होता है जैसे आप, ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, जैसे प्लास्टिक में भी ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है। और एंटीफ्रीज क्या है, एंटीफ्रीज जैसे गाड़ी होती है जी आपकी, कार, कोई भी कार मान लो चाहे, या मान लो आप कार मान लो, या मान लो कोई भी व्हीकल, उसमें आपको पता है इंजन होता है, तो जब चलाते हैं तो इंजन गर्म हो जाता है, यहाँ पे रेडिएटर होता है। तो ये क्या है कि रेडिएटर में पानी जब डालते हैं, कूलेंट डालते हैं, जैसे पानी डालते हैं आपने देखा होगा गाड़ियों में, तो वाटर जब डाला जाता है तो किस लिए, ताकि इंजन गर्म ना हो। लेकिन अगर ये कार मान लो ऐसे एरियाज़ में चल रही है, मान लो पोलर एरियाज़ में, जहाँ पे ठंड पता है आपको बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे रहता है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है। 0 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर होगा पानी जम जाएगा, बर्फ़ जम जाएगी, और 0 डिग्री से नीचे होगा तो बर्फ़ जमेगी और भी। तो इस एरियाज़ में, मान लो पोलर एरियाज़ में हम गाड़ी चला रहे हैं, मान लो सर्बिया जैसे, रसिया के से ऊपर, या फिनलैंड नॉर्वे से ऊपर, ग्रीनलैंड टाइप में, वहाँ पे तो क्या है, वहाँ पे इस वाटर में ना कूलेंट की तरह जो कूलेंट डालते हैं उसमें ये इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। ये क्या करता है, ये जो वाटर है ना उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटा देता है। जैसे अभी 0 डिग्री है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसको घटा देगा, मान लो 0 से तो कम कोई नहीं हो सकता, मतलब माइनस में चला जाए, -10 डिग्री या -15। तो क्या है, इतने टेम्परेचर पे भी इसकी बर्फ़ जमेगी नहीं पानी की, तो क्या है गाड़ी वहाँ पे आसानी से चल सकती है, और ये ब्लॉकिंग नहीं होगी रेडिएटर में। तो इसलिए यूज़ किया जाता है एंटी फ्रीज की तरह इसे। अब ये और इसके बारे में थोड़ा वैल्यू एडिशन पढ़ते हैं। ये देखो जी, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये तो एक तो एंटी फ्रीज की तरह, ऑटोमेटिक एंटी फ्रीज मैंने बता दिया, गाड़ियों वगैरह में कूलेंट की तरह। हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड्स,
मतलब जो ब्रेक लगाते हैं ना गाड़ियों में, उनमें हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लड्स की तरह, लिक्विड की तरह यूज़ होता है ये। सम स्टैम्प पैड इंक्स, जो स्टैम्प लगती है ना, अंगूठा लगाते हो जैसे आप स्टैम्प से, उसमें भी इंक जो होती है उसकी स्याही, उसमें भी यूज़ होता है। बॉल पॉइंट पेन, जो आपके पेन लिखते हो जिससे राइटिंग करते हो आप, बॉल पॉइंट पेन होते हैं जो, उसमें भी। सॉल्वेंट्स में, पेंट्स वगैरह में, प्लास्टिक फिल्म्स, कॉस्मेटिक्स, जो क्रीम पाउडर होते हैं आपके, उसमें भी ये यूज़ होता है। ये होता है जी, देखो ये जो है ना ऑटोमेटिक एंटी फ्रीज, ये होता है जी। देखो जैसे एक बोतल होती है ऐसी, इसमें लिखा है एंटी फ्रीज कूलेंट, ये लिखा हुआ। इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल होता है जो पानी को जमने नहीं देता है, एंटी फ्रीज होता है ये एक। अब इथाइलिन ग्लाइकोल एक सिंथेटिक लिक्विड है जो ऑडरलेस होता है। ऑडरलेस का मतलब है जिसमें ना तो स्मेल आती है कोई, मतलब ना सुगंध ना दुर्गंध, कुछ नहीं आता है, ऑडरलेस होता है। ये एंटी फ्रीज क्या है, किस लिए यूज होता है, मैंने बताई दिया। डी आइसिंग मतलब बर्फ़ ना जमने दे, किसी कार, एरोप्लेन, जो बोट्स होते हैं, मतलब बोट मतलब नाव वगैरह में भी यूज होता है ये। और इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वाद स्वीट टेस्ट होता है इसका, मीठा होता है ये। और अगर ये केमिकल कंपाउंड एक्सीडेंटली अगर मतलब कोई पी जाता है इसे, तो क्या है, ये केमिकली ब्रोकन डाउन इनटू टॉक्सिक कंपाउंड, मतलब टॉक्सिक कंपाउंड में टूट जाता है अंदर शरीर में जाके, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, उसको अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। हार्ट को भी अफेक्ट करता है, किडनी को भी अफेक्ट करता है ये। और इसके क्या है, अगर ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी में अगर कोई इसे पी ले तो उसे बहुत हानिकारक होता है, फैटल होता है। और ये स्प्रेड कैसे हो सकता है, इथाइलिन ग्लाइकोल कैन बी डिसेमिनेटेड थ्रू इंडोर एयर, वाटर, फूड, आउटडोर एयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। डिसेमिनेटेड का मतलब होता है जी स्प्रेड होना, फैलना। कैसे फैल सकता है, कैसे डिसेमिनेट हो सकता है, थ्रू द इंडोर और आउटडोर एयर, मतलब घर के बाहर और घर के अंदर जो भी एयर है उसके थ्रू भी फैल सकता है, डिसेमिनेट हो सकता है। वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के थ्रू। तो ये इसकी डिसेमिनेशन होने के कारण है। चलते हैं नेक्स्ट पे, इसमें इतना ही था। नेक्स्ट है जी, ये मटुआ कम्युनिटी है, एक जाति है जी, मतलब एससी कम्युनिटी में आती है, वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। अभी न्यूज़ में थी ये। न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, जो सिटीजनशिप एक्ट 2003 का, 2003 का, उसमें ये अमेंडमेंट चाह रही थी ताकि जो वहाँ पे रिफ्यूजी रहते हैं ना, उनको सिटीजनशिप मिल सके, रिफ्यूजी जो रहते हैं। इसलिए ये न्यूज़ में जी मटुआ कम्युनिटी। ये देखो जी, ये है जी मटुआ कम्युनिटी के। ये प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है जी, मुझे नहीं पता इसका, मतुआ या मटुआ, तो आप देख लेना, अगर कोई वेस्ट बंगाल से है तो वो बता सकता है। तो इसकी ये जी कम्युनिटी के लोग, मटुआ कम्युनिटी के लोग, ये कम्युनिटी क्या है, बंगाल बॉर्डर पे रहती है, ईस्टर्न साइड में। जैसे बंगाल है जी अपना, यहाँ पे बंगाल है, इसके ईस्टर्न साइड में रहती है ये। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। हरिचंद्र ठाकुर थे जी, जो नामशूद्र कम्युनिटी से थे, एससी कम्युनिटी से। इन्हें 1870 में इन्होंने एक रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट किया था, धार्मिक मूवमेंट, आंदोलन। ये कहाँ से थे, ईस्ट बंगाल के सफलदंगा एक प्लेस है जी ईस्ट बंगाल में, वहाँ से थे हरिचंद्र ठाकुर। इन्होंने 1870 में रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट किया था मटुआ कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए। अपलिफ्टमेंट का मतलब है जी इनके विकास के लिए, एक तरह से आप कह सकते हो। और 20th सेंचुरी में, ये तो 1870 में, मतलब 19th सेंचुरी थी, और 20th सेंचुरी में इनके सन थे जी बेटा गुरुचंद ने एक सोशली एंड पॉलिटिकली मूवमेंट स्टार्ट किया था। 1915 में, 1915 में मटुआ फेडरेशन बनाई गई। और आज ये क्या है, वेस्ट बंगाल में सेकंड लार्जेस्ट एससी पॉपुलेशन है मटुआ कम्युनिटी, मतलब दूसरे नंबर पे इनकी पॉपुलेशन है एससी कम्युनिटी में। और क्या है जी इसके बारे में, ये देखो जी, मटुआ ने डिमांड कर रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट है जो, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए, संशोधन करने के लिए, इस रिलीज में। अब हरिचंद्र ठाकुर के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं जी। ये एक पीजेंट फैमिली में इनका जन्म होता है। पीजेंट का मतलब है जी किसान, जो छोटे किसान होते हैं, लीज पे लेके भूमि को और कृषि करते हैं, उन्हें पीजेंट बोलते हैं जी। ये नामशूद्र कम्युनिटी में इनका जन्म होता है। और इन्होंने क्या, ठाकुर जी ने अटेंड कर लिया था आत्मदर्शन एट एन अर्ली एज, अपनी जो मतलब अर्ली एज में ही क्या है, आत्मदर्शन को उन्होंने अचीव कर लिया था, हासिल कर लिया था। और वो उपदेश दिया करते थे अपने जो दर्शन है, जो आत्मदर्शन उन्होंने हासिल किया था, उसके बारे में उपदेश दिए करते थे 12 डायरेक्टिव्स में। अब इनकी टीचिंग क्या है, एजुकेशन के लिए एज ए यूज की जाती थी।
ताकि जो पॉपुलेशन है मटुआ कम्युनिटी उनका अपलिफ्टमेंट किया जा सके। अब ये जो मटुआ महासंघा भी बोलते हैं इस कम्युनिटी को, मटुआ महासंघा, ये किस में बिलीव करती है? स्वयं दीक्षित, जिसका मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन में ये विश्वास करती है। जो इनके फॉलोअर हैं वो हरिचंद्र ठाकुर जी थे, जो उनको एज ए इनकारनेशन ऑफ गॉड मानते हैं, मतलब कि ईश्वर के अवतार, मतलब फॉर्म ऑफ ए गॉड, ईश्वर की एक फॉर्म है, अवतार है, इनकारनेशन है हरिचंद्र ठाकुर जी, उन्हें मानते हैं। और इनका जन्म हुआ था ताकि डाउन ट्रोडन है, डाउन ट्रोडन का मतलब है जी, मतलब जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका विकास किया जा सके, उन्हें मुक्ति दिलाई जा सके। साल्वेशन का मतलब है मुक्ति, फ्रीडम दिलाई जा सके। और ये लाइन आपको जरूर याद रखनी है, ही एस्टेब्लिश द मटुआ सेक्ट ऑफ वैष्णवाइट हिंदुइज्म। वैष्णवाइट जो विष्णु में विश्वास करते हैं, जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तो ऐसी मटुआ सेक्ट इन्होंने स्थापित की थी हरिचंद्र ठाकुर जी ने। तो इनके बारे में इतना ही थे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी हमारा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, जिसे शॉर्टकट में नेवा बोलते हैं। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये अभी मेघालय ने ये एप्लीकेबल किया है, तो इसलिए न्यूज़ में है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ई विधान क्या है? ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जी, जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसके अंदर ही काम करता है। किसे कौन इम्प्लीमेंट करता है, लागू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर इसे लागू करती है। और वो ही क्या है, फंडिंग करती है। फंडिंग इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तरह की जाती है। आपको ये तो पता है ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है और सेंट्रली सेक्टर स्कीम क्या होता है। स्पॉन्सर्ड का मतलब है जी सेंटर और स्टेट दोनों पैसा लगाएंगी और इम्प्लीमेंट भी दोनों ही करेंगी। और जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा लगाती है और इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये जो नेवा है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह, ये इसका पैटर्न फंडिंग इसकी तरह होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 60-40 का रेशो रहता है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट 60% और 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। और जितने नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिली स्टेट्स है जी, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया और आपका उत्तराखंड हो गया, ये हिली एरियाज़ में आते हैं, जहाँ पे पहाड़ वगैरह होते हैं। तो इन स्टेट में, और नॉर्थ ईस्ट आप जानते ही हो, जो अरुणाचल प्रदेश वगैरह, नागालैंड, मेघालय, इनके लिए 90% देगा सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी। और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं 100% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाएगी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसकी सारी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर देती है। और टेक्निकल सपोर्ट इसमें कौन देती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इसमें टेक्निकल सपोर्ट, कोई भी टेक्नोलॉजी चाहिए तो ये मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है। ये है कि आप नेवा ये जानते हैं। नेवा जी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर लागू किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये एक पेपरलेस असेंबली और ई असेंबली बनाने के लिए। पेपरलेस का मतलब है जी जितना असेंबली में, विधानसभा में काम होता है ना जी असेंबली में, वो क्या है, बिना पेपर के हो। जैसा अभी बिल पास होता है पेपर में लिख दिया जाता है प्रोविजन, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली हो, सिर्फ साइट पे डाल दिया जाए और उसी तरह बिना पेपर के हो। तो ये है जी इसका मेन काम। जितने भी इंटायर लॉ मेकिंग प्रोसेस है सारा वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स तैयार हों, जितने भी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सब इलेक्ट्रॉनिकली हो। और क्या है जिसमें एम क्या है इसका, नेवा का एम यही है जी, जो जितने भी कंट्री की असेंबलीज हैं, लेजिस्लेचर हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ताकि कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। जैसे मान लो किसी का डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अब देखना है, अभी पेपर फॉर्म में होता है जो कोई बिल बनता है, तो इलेक्ट्रॉनिक, फिर बाद में उसे साइट पे डाला जाता है। अब मान लो अगर इलेक्ट्रॉनिकली सारे बिल वगैरह पास होंगे तो आसानी होगी कि कौन सा बिल देखना हो जैसे किसी को भी, तो उसे एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकता है। तो सारे जो असेंबली है, लेजिस्लेचर है कंट्री के, उन्हें टुगेदर एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना, इसका ये काम है। अभी क्या होता है, जो लाइव वेबकास्टिंग होती है इस नेवा प्रोजेक्ट के अंदर ही, लोकसभा टीवी की भी और राज्यसभा टीवी की भी। दूरदर्शन ऑलरेडी इनेबल्ड कर चुका है सिमिलर फैसिलिटीज़ स्टेट लेजिस्लेचर में। दूरदर्शन आप जानते हो टीवी। तो ये था जी नेवा प्रोजेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी पटचित्रा। ये अभी न्यूज़ में है, ये एक आर्ट है, मतलब पेंटिंग टाइप है, पेंटिंग। पटचित्रा अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी जो संडे को हुआ था ना मन की बात प्रोग्राम, उसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने एक नाम लिया था भाग्यश्री साहू का। ये एक स्टूडेंट है जो उड़ीसा के राउरकेला जगह से हैं। तो ये क्या है, इनका इंटरेस्ट है जो पटचित्रा पेंटिंग में है। पटचित्रा पेंटिंग में मतलब बनाते हैं पटचित्रा पेंटिंग।
तो इसलिए न्यूज़ में थी। अब ये पटचित्रा पेंटिंग कैसी होती है, क्या है, ये देखो आप, ये जी पटचित्रा पेंटिंग, ये आप ध्यान से देखो, ये भगवान जगन्नाथ हैं, उनकी पेंटिंग बना रखी है। ये क्या होती है इसके बारे में डिटेल से जानते हैं जी। पट का मतलब होता है क्लॉथ, कपड़ा, और चित्र मतलब आप जानते हैं पिक्चर। तो कपड़े पे ये चित्र बनाए जाते हैं, जो आप देख रहे हो ना, ये कपड़ा है और कपड़े पे ये पेंटिंग की गई है, चित्र बनाए गए हैं, इसलिए इसका नाम है पटचित्र। तो इसलिए इसका नाम रखा है। ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में परफॉर्म की जाती है, बनाई जाती है। और जो बंगाल में क्या है, कोलकाता में कालीघाट जगह है, उसके अराउंड ये ज़्यादा पॉपुलर है। और वेस्ट बंगाल में क्या है, ये ज़्यादा डिवोशनल नहीं है, मतलब वहाँ पे क्या है, ज़्यादा जो गॉड वगैरह, भगवान वगैरह के ज़्यादा पिक्चर नहीं बनाई जाती हैं, लेकिन उड़ीसा में बनाई जाती हैं जी, याद रखना आपको। उड़ीसा की ट्रेडिशन क्या है, उड़ीसा में क्या है, ये देखो, जो पुरी डिस्ट्रिक्ट है और रघुराजपुर, इनके अराउंड क्या है, स्मॉल विलेजेस में ये परफॉर्म की जाती है चित्रकारी पेंटिंग। उड़ीसा पेंटिंग में देखो वैष्णव सेक्ट और जगन्नाथ जी, इनके क्या है, मैथोलॉजिकल पिक्चर बनाए जाते हैं, इनकी पिक्चर बनाई जाती हैं, जो अभी आपने देखा पेंटिंग में। और इस पेंटिंग को यूज जब बनाया जाता है ना, सारे नेचुरल कलर यूज किए जाते हैं, प्राकृतिक कलर। और एक चीज़ याद रखनी है, जो कालीघाट के अराउंड होती है ना, यहाँ पे पटचित्रा, यहाँ पे कालीघाट नाम से पेंटिंग भी होती है, कालीघाट, उसे कालीघाट पेंटिंग ही बोलते हैं। ये वेस्ट बंगाल में होती है भी, तो याद रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा बजट 2021 डिसइन्वेस्टमेंट। अभी बजट पेश किया गया इस साल का, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पॉलिसी अनाउंस की फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो वो इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें कहा है कि एक अप्रूव्ड किया पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होती हैं जी, मतलब गवर्नमेंट कंपनियां, उनके लिए डिसइन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, स्ट्रेटजिक और नॉन स्ट्रेटजिक जो सेक्टर है उनके लिए ये पॉलिसी तैयार की है। अब पहले तो आप ये जानो डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है जी, जैसे मान लो ये कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, एक PSU है या PSC है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। तो अभी क्या मान लो सारा एक इसकी गवर्नमेंट मालिक है, सारे पैसे बनाने के लिए इसे 100 रुपये लगे, 100 पैसे सारे गवर्नमेंट ने दिए, गवर्नमेंट की कंपनी है ये। और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है जी, इसका शेयर बेच देंगे किसी और आदमी को, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को। मान लो ये कोई ए कंपनी है, ये ए कंपनी है और इसे शेयर बेच दिया जी, ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की कंपनी है, तो इसे शेयर बेच दिया, मान लो 40% बेच दिया, मतलब 100 रुपये की कंपनी थी, 40 रुपये क्या है, ये ले लेगा शेयर। शेयर मतलब एक कागज़ जैसी, उस पर लिखा शेयर 40% का, तो 40 रुपीज़ ये ए कंपनी देगी इसको, PSC को 40 रुपीज़ दे देगी और इसे शेयर मिल जाएगा 40% का। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा तो ये जी, मान लो जितना भी फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा कंपनी को, जितना भी कोई प्रोडक्ट बना रही है, कोई माल बना रही है ये और बेच रही है, 100 रुपये का फ़ायदा हुआ साल में, तो 100 रुपये में से 40 रुपये ए को जाएंगे, प्रॉफिट के ए को, समझे, और 60 रुपये इसके पास आएंगे जो सरकार के पास जाएंगे। यानी कि अब सरकार को क्या फ़ायदा हुआ डिसइन्वेस्टमेंट का, सरकार को ये फ़ायदा हुआ जी, जब 40 रुपये इसने दिए थे PSC को, तो 40 रुपये तो सरकार के पास जाएंगे ना, तो उसको क्या यूज़ करती है 40 रुपीज़ को गवर्नमेंट, तो ये जी डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये स्ट्रेटजिक और नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर में ये कैटेगराइज होता है। अब इसके बारे में क्या और न्यूज़ है ये देखते हैं हम। अभी जो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हैं और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, इनके लिए ये इस पॉलिसी में कवर करता है, जो अभी डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है, मतलब इनका शेयर बेचा जाएगा प्राइवेट इंडिविजुअल को। 2 क्लासिफिकेशन होती हैं जी डिसइन्वेस्टमेंट की, एक तो स्ट्रेटजिक सेक्टर और एक नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर। अब इस स्ट्रेटजिक सेक्टर में क्या है, गवर्नमेंट चाहेगी कि जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनमें गवर्नमेंट का शेयर कम से कम रहे और प्राइवेटाइज किया जाए उन्हें, मतलब उन्हें या तो मर्ज किया जाए, मतलब दूसरी, जैसे मान लो 2 PSC हैं, 2 पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, ये गवर्नमेंट कंपनीज हैं A और B, या तो उन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, मर्ज करने का मतलब दोनों को मिला दिया जाए जी, एक कंपनी बना दी जाए, या फिर उन्हें प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच दी जाए, प्राइवेटाइज किया जाए, ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट करके, जो हमने प्रोसेस जाना था डिसइन्वेस्टमेंट का। या फिर बड़ी जो CPSC कोई उसका सब्सिडाइज बनाया जाए, मतलब जैसे मान लो कोई ये ए कंपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है और ये बहुत लार्ज स्केल पे बड़ी कंपनी है, और इस कंपनी का जो मान लो
घाटे में चल रही है, लॉस में चल रही है, इस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को इसकी सब्सिडायरी मतलब छोटी कंपनी इसका ही पार्ट बना दिया जाए, तो ये काम करेगी जी। या फिर उसे बंद ही कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। अब कौन से सेक्टर को आते हैं जी, जैसे इसमें एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, पावर वाली कंपनी, पेट्रोलियम, कोल, अदर मिनरल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज। ये इसमें मतलब ये सोचा जा रहा है इन तरीके से, या तो उन्हें प्राइवेटाइज किया जाए या फिर क्लोज कर दिया जाए या फिर मर्ज कर दिया जाए इन सेक्टर को। और नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर हैं उनका क्या करेंगे, उन सेक्टर के क्या है वो प्राइवेटाइज किए जाएंगे या फिर क्लोज कर दिए जाएंगे। तो ये दो प्रोसेस हैं जी। जो नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर हैं उनको तो या तो बंदी कर दो या फिर प्राइवेटाइज, उन्हें प्राइवेट हाथों में बेच दो, गवर्नमेंट के पास उनकी ओनरशिप नहीं रहेगी, प्राइवेटाइज हो जाएंगे। अब इसमें जानते हैं जी, ये जो स्ट्रेटजिक और नॉन स्ट्रेटजिक ये कैटेगरी है ना, ये उन्हें बांटा जाता है। स्ट्रेटजिक कैटेगरी वो कहते हैं या तो वो लार्जली इनोवेटिव हो, मतलब इनोवेशन में ज़्यादा प्रमोट करती है, या फिर वो सब्सटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता हो अदर फर्म के लिए। जैसे मान लो ये आयरन की कंपनी है, स्टील की कंपनी है, स्टील बनाती है, और दूसरी कोई स्टील कंपनी बनाती है, इसके लिए दूसरा सेम फैक्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देती हो, प्रोवाइड करती हो, या फिर इनोवेशन प्रोवाइड करती हो, तो ऐसी कंपनी होती है स्ट्रेटजिक कंपनी। समझ गए? तो स्ट्रेटजिक कंपनी को एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी गवर्नमेंट ने, उसके बेस पे क्या है इसे डिफाइन किया जाता है। तो टाइम टू टाइम क्या है, गवर्नमेंट इन्हें डिसाइड करती रहती है, स्ट्रेटजिक और नॉन स्ट्रेटजिक कंपनी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके अनुसार डिफाइन करती रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, स्ट्रेटजिक सेक्टर में कौन कौन सी PSUs आती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब गवर्नमेंट कंपनी कौन कौन सी। एक तो जी आर्म्स एम्यूनिशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, जो डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए इक्विपमेंट बनाती है, मान लो हथियार बनाती हो कोई, मान लो कोई बम वगैरह बनाती हो, ये क्या है स्ट्रेटजिक सेक्टर में आती है, एक नंबर। नंबर 2 कौन सी आती है, डिफेंस एयरक्राफ्ट और वारशिप, कोई भी मान लो हेलीकॉप्टर वगैरह बनाती हो, एयरक्राफ्ट बनाती हो डिफेंस के लिए, तो ये सारी स्ट्रेटजिक सेक्टर में आती हैं। सेकंड है जी एटॉमिक एनर्जी में आती है, वो भी आती हैं। दूसरी एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन टू एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड नॉन स्ट्रेटजिक इंडस्ट्री, ऐसी जो जिनका एप्लीकेशन किस किस में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, नॉन स्ट्रेटजिक इंडस्ट्रीज़ में एप्लीकेशन है रेडिएशन की, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं जी। रेलवेज भी आती है, और बाकी की सारी PSU हैं इनके अलावा वो नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर में आती हैं। जो पावर डिस्कॉम होती है ना कंपनीज, पावर डिस्कॉम का मतलब जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो पावर बिजली जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जैसे आपके घरों में जो बिजली आ रही है ना, जैसे कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना, ये सारी कंपनी नॉन स्ट्रेटजिक कंपनी सेक्टर में आती हैं। समझ गए? अब इसमें यही दिया डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो गवर्नमेंट सेलिंग और लिक्विडेटिंग करती है अपनी एसेट को, सब्सिडायरी को, उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो रिटर्न मिले, गवर्नमेंट को रिटर्न मिले इन्वेस्टमेंट का, ताकि वो क्या है, जैसे गुड्स, लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कर सके, उस पैसे का यूज कर सके। तो इस लेक्चर में आप इतना ही था, करंट अफेयर के टॉपिक ख़त्म हुए, अब करेंगे हम क्वेश्चन इस पर बेस्ड। तो क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो तो बोलो यस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, कहाँ गया, ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट कह रही है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, इंडिया में सबसे ज़्यादा रेशम प्रोड्यूस होता है, क्या पैदा होता है। सेकंड बोल रही है इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट प्रोड्यूसेस ऑल 4 मेजर वेराइटीज़ ऑफ सिल्क। पूरे वर्ल्ड में इंडिया केवल ऐसी कंट्री जो चारों वेराइटीज़ हैं सिल्क की प्रोड्यूस होती हैं सिर्फ इंडिया में ही। तो आपको बताना जी 1 2 या दोनों गलत, करेक्ट बताना जी। देखो जी फर्स्ट बिल्कुल गलत है, सेकंड लार्जेस्ट है, हमने आज ही पढ़ा है। ये इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ सिल्क का, और सेकंड सही है क्योंकि चारों वेराइटीज़ इंडिया में ही होती हैं और कहीं भी कंट्री में नहीं होती हैं। तो आंसर हो जाएगा जी बी। चलते हैं नेक्स्ट पे। इथाइलिन ग्लाइकोल इज एन इंडस्ट्रियल कंपाउंड फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये बताना जी, ये जो केमिकल कंपाउंड है इथाइलिन ग्लाइकोल जो आज ही पढ़ा है हमने, ये कौन कौन से कंज्यूमर प्रोडक्ट में मिलता है। आपके ऑप्शन है जी ये। फर्स्ट बोल रहा है ऑटोमेटिव, एंटीफ्रीज। सेकंड बॉल पॉइंट पेन में मिलता है क्या, सॉल्वेंट्स में, प्लास्टिक में। आपके ऑप्शन है जी 1 2 3 4 2 3 1 4 1। देखो जी सब में मिलता है, अभी पढ़ा है हमने, ये चारों हो जाएगा जी, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी
पटचित्रा पेंटिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कौन से स्टेट में ये मिलता है। पटचित्रा पेंटिंग कौन कौन से स्टेट में परफॉर्म प्रैक्टिस होती है। फर्स्ट है जी उड़ीसा, उड़ीसा, बंगाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार। तो किस में है जी आपका ऑप्शन है 1 2 3 4, वो 2 3 या फिर 1 2 या फिर 1 ओनली। बताओ जी पटचित्रा पेंटिंग किस किस स्टेट में परफॉर्म होती है। देखो जी झारखंड और बिहार में नहीं होती, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में होती है। तो 1 एंड 2 सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, आज ही पढ़ा है हमने। अब आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर स्ट्रेटजिक सेक्टर पीएसयू। जो स्ट्रेटजिक सेक्टर हैं पीएसयू के, उनमें कौन कौन सी ये कंपनीज हैं जो आती हैं, ये बताना आपको। आपके ऑप्शन है आर्म्स एंड एम्यूनिशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस एयरक्राफ्ट वॉरशिप, एटॉमिक एनर्जी, और यहाँ पे जी ये मिस प्रिंटिंग हो गया जी, यहाँ पे 4 लगा लो, ये 4 है, 4 नंबर। एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन टू एग्रीकल्चर, मेडिसिन, नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर। रेलवेज, पावर डिस्कॉम, कौन सी आती हैं जी ये बताओ आपको स्ट्रेटजिक सेक्टर में। आपके ऑप्शन है जी ये 1 2 3 4 5 2 3 6 1 2 1 3 4 6। देखो जो हमने अभी पढ़ा है नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर में पावर डिस्कॉम में नॉन स्ट्रेटजिक में आती हैं। तो जहाँ जहाँ पे 6 वो तो काट दो, ये कट गया, ये कट गया। अब ये बचे मतलब 1 2 तो हैं, समझ गए, 1 2 हैं। और हमने रेलवे भी पढ़ा था जी, रेलवे भी है। तो अब रेलवे भी है तो ये भी आएगा, ये 4th भी आएगा, एटॉमिक एनर्जी ये भी आएगा, ये भी पता है हमें। तो ए ऑप्शन हो जाएगा जिसका करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बताना जी आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के टाइप बताने कौन कौन से इसमें आते हैं। नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल आप जानते हो ना। कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब फैलने वाली एयर वाटर से, जैसे आपकी कोरोना हो गई, कोरोना स्प्रेड हो जाती है ना पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट में। और नॉन कम्युनिकेबल होती हैं जब एक आदमी से दूसरा आदमी में वो फैलती नहीं है बीमारी। तो आपको बताना नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में कौन कौन सी आती हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ आती है क्या। कार्डियोवास्कुलर होती है हार्ट से रिलेटेड डिसीज़। कार्डियो को मतलब जहाँ भी आ जाए हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है, ये समझ जाना आप। कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़, डायबिटीज़। बताओ जी कौन कौन सी आती है इसमें। आपके ऑप्शन है जी 1 2 3 1 3 4 1 4 या ऑल ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन है जी चारों आती हैं जी, कोई सी स्प्रेड नहीं होती पर्सन टू पर्सन। तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी कंट्रीज बॉर्डरिंग म्यांमार आर। म्यांमार से कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर लगाती हैं ये बताना आपको। थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, बांग्लादेश, वियतनाम। आपके ऑप्शन है जी ये 1 3 4 1 2 3 4 1 3 4 5 2 3 4 5। देखो जी वियतनाम तो आती नहीं है। अगर आपने मैप देखा होगा ना साउथ ईस्ट एशिया का, मैंने बहुत बार अपने करंट अफेयर में दिखाया है, बहुत बार कराया इससे रिलेटेड, आसियान से रिलेटेड भी कराया तब भी मैप दिखाया। तो 5 जहाँ जहाँ पे काट दो, ये भी कट गया, ये भी कट गया। और देखो जी मलेशिया भी नहीं आती है, मलेशिया भी बहुत नीचे है, तो ये भी कट जाएगा जहाँ जहाँ पे 2, ये भी कट गया। तो 1 2 3 4 मतलब थाईलैंड और लाओस और बांग्लादेश 1 3 4 आ जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये आप मैप में देख सकते हो यहाँ पे, ये जी म्यांमार, इससे इंडिया भी बॉर्डर लगाता है, बांग्लादेश भी बॉर्डर लगता है, ये लग रहा है जी इस बांग्लादेश का बॉर्डर, चाइना का लगता है जी, लाओस का ये लग रहा है, थाईलैंड का ये लग रहा, समझे, ये थाईलैंड है। और देखो कंबोडिया, वियतनाम ये अलग है, बीच में ये आ जाते हैं 2 कंट्री, समझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है आर्कटिक रीजन से रिलेटेड। तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है नन ऑफ द इंडियाज टेरिटरी डायरेक्टली फॉल्स इन द आर्कटिक रीजन। ये कह रहा है कि इंडिया की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो आर्कटिक रीजन में आती हो, टेरिटरी ऐसी नहीं है। सेकंड बोल रही है चेंजेस इन द आर्कटिक विल हैव एन इफेक्ट ऑन इंडियाज वेदर कंडीशन मानसून पैटर्न। ये कह रहा है अगर आर्कटिक में कोई चेंज होगा ना वेदर में वहाँ के, तो इंडिया के भी मौसम पे इफेक्ट पड़ेगा, वेदर पे, मानसून भी पैटर्न पे भी इफेक्ट पड़ेगा, प्रभावित होगा मानसून भी जो आते हैं। थर्ड बोल रही हिमाद्री इज इंडियाज फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन लोकेटेड एट स्वालबार्ड, नॉर्वे। नॉर्वे में एक जगह है जी, नॉर्वे कंट्री आपने देखा होगा, फिनलैंड, नॉर्वे, ये स्वीडन एक साथ है कंट्री सारी। तो नॉर्वे कंट्री के में एक जगह स्वालबार्ड, वहाँ पे इंडिया का आर्कटिक में रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री नाम से। ये इंडिया का फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक में रिसर्च स्टेशन है। तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये बताना आपको, कौन कौन सी करेक्ट है बताओ जी। आपके ऑप्शन है 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ द अबव। देखो जी फर्स्ट बिल्कुल सही है, आपको पता होगा ये अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, और यहाँ पे हमारा कहीं इंडिया है, समझे, यहाँ पे। और ये नॉर्थ पोल है जी,
यहाँ और ये टेम्परेट जोन है, तो यहाँ पे है जी नॉर्वे, और ये आर्कटिक जोन यहाँ पे है जी नॉर्थ पोल पे। इसे आर्कटिक रीजन बोलते हैं, आर्कटिक ओशियन के अराउंड जो आता है, आर्कटिक सागर है जो वहाँ पे। तो इंडिया तो बहुत दूर है जी, यहाँ पे कोई रीजन है ही नहीं इंडिया का। तो फर्स्ट तो सही है जी, सही कह रहा है, कोई नहीं आता रीजन। सेकंड बोल रहा है जी कि वेदर फिनोमेना पे इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है जी, मानसून पे भी, यहाँ पे भी, जो अगर आर्कटिक में कोई वेदर चेंज होगा तो। थर्ड है जी हिमाद्री स्टेशन इंडिया का फर्स्ट स्टेशन है आर्कटिक में, बिल्कुल ये भी करेक्ट है जी। तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएंगे, डी आंसर करेक्ट है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है जी, नेक्स्ट है जी थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल आर बायोफ्यूल ड्राइव्ड फ्रॉम, ये बताना है जी जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है वो किससे बनाया जाता है। फर्स्ट है जी एल्गी, फूड क्रॉप, मीथेन। तो आपके ऑप्शन है जी 1, 1, 2, 1, 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी मीथेन और फूड क्रॉप ये इससे नहीं बनाया जाता, बल्कि एल्गी से बनाया जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा बायोफ्यूल फर्स्ट जनरेशन बनाया जाता है फूड क्रॉप से, और सेकंड जनरेशन फॉडर से, मतलब चारे वगैरह से जो बच जाता है फूड के बाद अवशेष बाय प्रोडक्ट, और थर्ड जनरेशन का बनाया जाता है एल्गी से। तो ये सारे जनरेशन है इसके। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, आपको अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलेंगे जी।